हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम लोग आपके हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में पढ़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था। और उसी में हमने आपको बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 के बीच हुआ था। आज उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ हम लोग पूना पैक्ट और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो अभियान था उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। और ये एक ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों ने पहली बार भारतीयों को सम्मिलित किया था, या हम कह सकते हैं कि उनके मत को मानने के लिए उनको बुलाया था, उनका बराबरी का उनको दर्जा दिया था। और इसमें 89 सदस्य गए थे, जिसमें जो ये ब्रिटिश सम्मेलन था इसमें 89 सदस्यों का एक समूह था, जिसमें 13 ब्रिटिशर्स थे और बाकी 76 जो थे 76 वो भारतीय राजनीतिक दलों के लोग थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें भी कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक जो नीति थी उसका प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कांग्रेस, जो उस समय सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, उसको नहीं लिया था, बल्कि उसमें सबसे जो दल था इम्पोर्टेंट उसको नहीं लिया था, बल्कि सांप्रदायिक दलों को अधिक महत्व दिया था, जिसमें भारतीय उदारवादी हिंदू दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को लिया था। और इसके साथ साथ इस सम्मेलन में गांधी जी जैसे अनेक नेताओं को नहीं बुलाया गया था, और या कहा भी गया था तो कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि एक तरह से ये सबको पता था कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला ही होने वाला है। इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला था। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो जॉर्ज पंचम ने किया था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो रैमसे मैकडोनल्ड ने की थी। और इसके पहले जो हमने आपको बताया था तो उसमें बताया भी था कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसका आह्वान किया गया 7 सितंबर 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ हुआ। और इसमें अम्बेडकर, गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी आदि गए थे। 30 नवंबर को गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है और संपूर्ण देश का, संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, जिसमें सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का जो है वो सम्मिश्रण है। तो गांधी जी ने कहा कि इस जो पार्टी है इसको लिया जाना आवश्यक है, तो अंग्रेज़ों ने बुलवाया था। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की ब्रिटिश संसद में, लेकिन गांधी जी की इस मांग को बिल्कुल भी माना नहीं गया। और उसके बाद जो सांप्रदायिक दल इसमें सम्मिलित हुए थे उन्होंने सब ने अपने अपने पृथक जाति के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की कि भाई हमारी जात का ये करेगा, जैसे दलित वर्ग का अम्बेडकर के लिए था, अगर मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग का जिन्ना करेंगे। तो इस तरह से ये जो सांप्रदायिकता थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, और अंग्रेज़ कहीं ना कहीं ये चाहते थे। अब क्योंकि सांप्रदायिकता का समावेश ज़्यादा हो रहा था तो गांधी जी को इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वो निराश होकर लौट आए। और 3 जनवरी 1932 को उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। 1 मई 1931 तक ये आंदोलन चला, और जिसके अंत में गांधी जी को और सरदार पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया, और जो कांग्रेस संस्था थी उसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सका द्वितीय में, तो फिर द्वितीय एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने एक पंचाट घोषित किया। पंचाट का मतलब है उसमें ऐसी बातें थी जो कि सांप्रदायिक हितों का ध्यान रखने वाली थी, कह सकते हैं हम। और ये सांप्रदायिक पंचाटिता एक घोषणा पत्र था। इसको सांप्रदायिक पंचाट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जितने भी निर्णय, जितने भी पॉइंट्स थे वो अलग अलग जाति वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए थे, ना कि हिंदुस्तानियों को। तो जो मैकडोनल्ड ने ये पंचाट दिया उसमें था जाति के आधार पर विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या का बंटवारा किया जाएगा। मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक पृथक चुनाव की जो पद्धतियां हैं वो भी अलग अलग होंगी। महिलाओं को भी अलग स्थान दिया जाएगा। श्रम, व्यापार, उद्योग और जमींदार एवं विश्वविद्यालयों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था होगी। और हरिजनों को हिंदू से अलग माना जाएगा, मतलब कि हिंदुओं में भी डिवीज़न करने की एक चाल थी
और जो कहीं ना कहीं जो बीज उस समय बोया गया वो आज भी कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। हरिजन और दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक माना जाएगा, ये एक तरह से बहुत कम्युनल अवार्ड था। ये उन्माद फैलाने की कोशिश थी कि जातिगत तो बटा ही हुआ है भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंग्लो इंडियंस में, उसके अलावा उसे वर्गगत भी बांट दिया जाए। ठीक है, मतलब धर्म के हिसाब से तो बटा ही हुआ, उसे जातिगत और उसमें भी धर्म के अंदर भी अनेक जातियों में उसको बांट दिया जाए। तो ये फूट डालो और राज करो नीति का ही एक अंग था, जो कि बहुत अत्यधिक अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा था। तो गांधी जी इस कम्युनल जो ये सांप्रदायिक पंचायत है इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने मैकडोनल्ड को चेतावनी दी कि अगर वो अपना निर्णय वापस नहीं ले लेंगे, अगर वो नहीं लेते तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। तो ये बात नहीं मानी गई, तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ कर दिया। फिर 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ। ये समझौता किसके किसके बीच हुआ? ये समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। इस पर कहीं ना कहीं बीच का मतलब उनको बीच में रखा गया क्योंकि हरिजनों की बात थी और हरिजनों के नेता वही माने जाते। तो इसमें हरिजनों को जो ये समझौता था पूना पैक्ट, इसके मुख्य पॉइंट क्या थे कि हरिजनों को हिंदुओं से अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों को जो भी दिए गए थे उसे दुगने स्थान उन्हें दिए जाएंगे। सार्वजनिक हितों में हरिजनों को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा और हरिजनों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गांधी जी ने जब ये पूना पैक्ट हो गया, डॉक्टर अंबेडकर के भी सिग्नेचर इस पर लिए गए थे और आमरण अनशन गांधी जी का जो था वो समाप्त हो गया और हरिजनों को इस समझौते से लाभ भी मिला। 1 मई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त कर दिया गया इसी के साथ। फिर आया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में और इसको ये भी लंदन में आयोजित किया गया। पहले के 2 जितने भी सम्मेलन थे वो सही नहीं हुए और इस सम्मेलन में भी कोई ऐसा सद्भाव देखने को नहीं मिला कांग्रेस ने इसमें, क्योंकि पहला सम्मेलन में कांग्रेस को स्थान ही नहीं दिया गया, बुलाया गया लेकिन स्थान नहीं दिया गया। दूसरे में जो है वो पहुँचे लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया। तो तीसरे सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया और वैसे इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें लिखा कि लॉर्ड लिनोलिथो, ये भी इम्पोर्टेंट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? लॉर्ड लिनोलिथो, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें एक संयुक्त समिति स्थापित की गई और इसमें 1935 का भारत का सरकारी अधिनियम पारित किया गया, संशोधन किया गया, मतलब कुछ सिफारिशें थी उसका संशोधन करके 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन इससे भी कोई लाभ भारतीयों को नहीं हुआ। फिर असहयोग आंदोलन हो चुका था। अब कांग्रेस ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि हमें संपूर्ण भारत स्वतंत्र चाहिए। ठीक है, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले इसको 1 अगस्त को इलाहाबाद में रखा गया था, तिलक दिवस मनाया गया था उस दिन। और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। कहाँ हुई थी ये? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बैठक 8 अगस्त को कहाँ हुई थी कांग्रेस की? ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इस प्रस्ताव में ये मांग की गई पूरी तरह से कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना भारत स्वतंत्र चाहिए, तत्काल ब्रिटिश शासन की स्थापना हो और लोकतंत्र की स्थापना हो भारतीयों के द्वारा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसका लक्ष्य पूरी तरह से क्या था? भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो इस समय पूरे देश में ये एक लहर फैल गई और क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, मित्र राष्ट्र हारने भी लगे थे, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन पर लगातार ये मित्र देश जो है वो दबाव डाल रहे थे भारतीयों को समर्थन प्राप्त करो, भारतीयों को समर्थन प्राप्त करो। कि प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीयों ने साथ दिया था। अब जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स उस समय थे, क्रिप्स आंदोलन जो भारत आए थे 1942 में, क्रिप्स को यहाँ पर भेजा गया और क्योंकि उस समय भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वराज और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह इस बात के लिए तैयार नहीं होना चाहती थी
वो भारतीयों की सुरक्षा अपने हाथों में लेना चाहती थी और जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटेन के, उनको वीटो मतलब वीटो पावर का मतलब होता है कि अंतिम निर्णय वही ले सकता है। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो वो इस तरह के ले गया है कि ठीक है, सरकार आपको चलाने देंगे लेकिन अंतिम निर्णय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हाथ में होगा। लेकिन भारतीय प्रतिनिधियों ने इस बात को खारिज कर दिया। उसके बाद जब 1942 में ये बम्बई में निर्णय हुआ कि हम किसी भी तरह इस बात से सहमत नहीं होंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रस्ताव लाया, उसमें इन्होंने कहा हम किसी भी तरह साम्राज्यवादी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे और हम देश में स्वतंत्रता की लहर अहिंसा के आधार पर करेंगे। तो जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो गांधी जी ने कहा भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम इस बार हम अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इस जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसमें अडिग रहेंगे। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो या मरो, ये भारतीयों का नारा उस समय बन गया था। इसमें जब ब्रिटिश सरकार ने रात में ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को आगा पैलेस में रखा गया तो अन्य को अहमदनगर, मतलब बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई इस आंदोलन के उसमें। और उसके बाद लेकिन बड़े नेताओं के अंदर हो जाने पर भी, जेल में हो जाने पर भी नेतृत्व का अभाव नहीं होने दिया लोगों ने। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब ने आंदोलन को गति प्रदान रखी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई नेता, बड़े नेता अंदर चले गए तो आंदोलन रद्द हो गया, ऐसा नहीं होने पाया। पूरे देश में लाठियाँ, गोली चार्ज, गिरफ्तारियाँ, ये सब, मतलब लाठी चार्ज, गोलीबारी, सब गोलाबारी सब हो रही थी। ब्रिटिश सरकार की जो हिंसक कार्रवाई थी उस पर और अधिक गुस्सा लोगों का बढ़ रहा था, ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने जो उस समय थे उनमें कहीं ना कहीं हिंसक गतिविधियाँ भी होने लगी भारतीयों की तरफ से। रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया गया, डाक अर्थ जो व्यवस्था थी उसको हटाया गया, कई सारी सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहरा दिया गया और इसी में पुलिस और जनता के बीच बहुत सारे संघर्ष भी हुए। कई समाचार पत्रों ने को प्रतिबंध किया कि आप इस तरह की सूचना नहीं करेंगे, तो इस पर भी जनता ने क्या किया, जो अखबार वाले थे, जो प्रेस थी, उन्होंने प्रेस बंद कर दिया, अखबार छापना बंद करना कबूल समझा, लेकिन इस बात को मानना नहीं समझा। और 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग मारे भी गए इस तरह की गतिविधि में। लेकिन ये जो पूरे युद्ध काल के दौरान ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन था, ये भी बहुत मुश्किल था, बेहद संघर्ष का दिन था। इसी बीच में बंगाल में अकाल भी पड़ गया था। इसमें अकाल इतना भयानक अकाल था कि इससे पहले इतना भयानक अकाल नहीं पड़ा। 30 लाख लोग उसमें मारे गए थे और अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ गोडाउन में अनाज भर रखा था, लेकिन लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे और सरकार किसी भी तरह से इनको राहत देने के कार्य में नहीं लगी थी। इससे कहीं ना कहीं और लोगों में रोष पैदा हुआ और आंदोलन का ये अंतिम चरण था स्वतंत्रता का, समझ लीजिए, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक पूरी तरह से सभी लोग ब्रिटिश सरकार के अपोजिशन में आ गए थे। उन्होंने उनको चुनौती दी। जनता का आत्मविश्वास बहुत अधिक उच्च सीमा पर था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब आगे बढ़कर पहली बार एक साथ आगे आए और इसी के कारण जो है वो 1947 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। और माना जाता है कि केवल भारत छोड़ो आंदोलन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी और मुस्लिम लीग जिसने भागीदारी नहीं करी थी। बाकी सभी लोगों ने अंग्रेज़ों इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो ये आपका अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अभियान तक हो गया है। फ़िलहाल आपके सारे टॉपिक लगभग आंदोलनों के समाप्त हो चुके हैं और नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।